प्लीडर, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, ये हमें पता पड़ा। लेकिन ये क्वालिफ़िकेशंस तो पता पड़ गई, लेकिन अब इन्हें रजिस्टर कहाँ करना चाहिए? रजिस्टर करना चाहिए बार काउंसिल में। बार काउंसिल होती है स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि दो तरह की बार काउंसिल्स होती हैं, जिन्हें सेक्शन 3 और 4 ऑफ द एक्ट 1961 एडवोकेट एक्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इस बार काउंसिल की लीगल पोजीशन क्या होती है? लीगल पोजीशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? तो इसको सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट बताता है, एक्सप्लेन करता है कि लीगल पोजीशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिल्कुल वही है जो कि एक कंपनी की होती है, जो कि एक कॉरपोरेट बॉडी की होती है, निगमित निकाय की होती है। यानी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार काउंसिल के भी, जो कि एक निगमित निकाय के हैं या एक कॉरपोरेट बॉडी के हैं, जिसमें कि सबसे पहला है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन या शाश्वतता का अधिकार, यानी कि बार काउंसिल अपनी जगह बनी रहती है, मेंबर्स सदस्य इसके आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वह अपना मूल अस्तित्व उसका बना रहता है। दूसरा है कॉमन सील। कॉमन सील यानी एक सामान्य मुद्रा होती है या सर्व मुद्रा होती है, जो कि भारतीय विधिज्ञ परिषद या राज्य विधिज्ञ परिषद अपने नाम की सील से रखते हैं, और जिसे लगाने पर ही अपने कार्यों को और उनके द्वारा की गई संविदाओं से वो बंधते हैं। तीसरा है सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक संपत्ति। तो दोनों विधिज्ञ परिषद की अपने नाम से पृथक स्थावर और मतलब चल और अचल संपत्ति होती है, जिसे वो अर्जित कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। और परिषद में के नाम से जो भी संपत्ति खरीदी जाती है, उसके वह स्वामी भी होते हैं, क्योंकि ये एक पृथक संपत्ति है। तो जैसे हम किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं, बेचते हैं, जैसे जो भी उसमें प्रोसीडिंग्स होती है, वही एक बार काउंसिल में भी प्रॉपर्टी को खरीदने और देने के टाइम पे की जा सकती है। फिर है पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की शक्ति। तो विधिज्ञ परिषद के पास वही शक्ति है जो कि एक आम संविदा करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है। परिषद तभी किसी संविदा से बाध्य होता है जब वह संविदा परिषद के नाम से की गई हो। यदि संविदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम से की जाती है तो परिषद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो पावर टू कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब बार काउंसिल ने अपने नाम से कोई संविदा करी है, और अपने नाम से संविदा करने के लिए उसके पास क्या होता है? कॉमन सील होती है। जब उसकी सील लगती है तो वह संविदा उसके नाम से करी मानी जाती है। फिर है कैपेसिटी टू सू और बी सूड। सॉरी, यहाँ ड्यू लिख दिया है। तो कैपेसिटी टू सू और बी सूड, तो वाद की योग्यता, वाद लाया भी जा सकता है और वाद करा भी जा सकता है। तो विधिज्ञ परिषद अपने नाम से किसी भी व्यक्ति पर वाद दायर भी कर सकती है, और बाहर का भी कोई व्यक्ति परिषद पर उसके नाम से वाद ला सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स बताते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है किसी व्यक्ति की, बार काउंसिल की, और उसका स्टेटस जो है वह एक कंपनी की तरह है, जो कि जैसे कंपनी की एग्जिस्टेंस होती है वही उसकी एग्जिस्टेंस होती है। अब जब हमें बार काउंसिल का लीगल स्टेटस पता पड़ गया जो कि एक कंपनी की तरह है, तो हमें एक एडवोकेट की भी लीगल पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में क्या होती है। तो एक एडवोकेट की लीगल पोजीशन के कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको कि अगर हम एक ट्रिक से करें तो यूँ कर सकते हैं कि लैग सीजी पोस्ट, ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें कि हम इनको 9 पॉइंट्स को हम एक शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म में कह सकते हैं कि लैग सीजी पोस्ट, यानी कि एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, एज द एजेंट ऑफ द क्लाइंट, एज द जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी, कंसल्टेंट ऑफ द क्लाइंट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, privileged member of the society, officer of the court, as the legal servant, as a trustee.
तो एज ए लीगल प्रैक्टिशनर अगर इनको थोड़ा सा इलेबरेट करें तो हम यूँ इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था आर्टिकल 22(1) में हमें अपनी पसंद का वकील अधिवक्ता चुनने का अधिकार होता है, और वो लीगल प्रैक्टिशनर है, और वह इसको ये हालांकि एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय है, लेकिन फिर भी वह इसको एक जिस प्रकार से एक व्यवसायी को ये कहा जाए कि वह नैतिक आचार शिष्टाचार के नियमों का पालन करे तो वह उससे अच्छा नहीं दिखता, उसी प्रकार एक अधिवक्ता को भी अगर यह कहा जाए कि वह समाज में नैतिक आचार या शिष्टाचार के नियमों का पालन करे तो वो उपयुक्त नहीं लगता। व्यवसायी अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और प्रतिद्वंदियों के समक्ष स्थापित करना चाहता है अपने माल को ऊंची से ऊंची कीमत देकर के, लेकिन एक अधिवक्ता से यह अपेक्षा कभी नहीं की जा सकती है कि वह अधिक से अधिक धन कमाए, और चाहे केस के और इसके लिए चाहे उसे कोई भी हथकंडे अपनाने पड़े। इसके लिए उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है। वह किसी भी चीज़ का दाम तभी ले सकता है जब वो उस चीज़ का रिटर्न देना जानता हो, उसके पास वो कैलिबर होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक ऐसी सर्विस है जो कि सोसाइटी से जुड़ी हुई है, सोशल वेलफेयर के लिए है, और एक उसकी आजीविका का साधन तो है ही। फिर है एज एन एजेंट ऑफ द क्लाइंट। तो एक अधिवक्ता जो है वह एक अधिवक्ता मुवक्किल के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और इसको बताया गया है CPC 1908 के ऑर्डर 3 रूल 5 में कि किसी पक्षकार के प्लीडर या यानी के कार्यालय या निवास पर कराई गई कार्यवाही की आदेशिकाओं की तामील के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है, तो उसकी आदेशिकाओं की संसूचनाएं कर दी गई हैं जिसका प्रतिनिधित्व वो प्लीडर कर रहा है। यानी कि जो भी कम्युनिकेशंस हैं, जो भी कोर्ट में कार्यवाही हुई है उसको कम्युनिकेट कौन करेगा, वो एजेंट करेगा। और इसको बहुत अच्छे से ऑर्डर 3 रूल 5 में बताया गया है। इसी के साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 129 के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को, वृत्तिक संसूचनाओं को हमेशा गोपनीय रखा जाएगा और उनको विधिक संरक्षण दिया जाएगा। उस अधिवक्ता को अपने मुवक्किल से मिली जानकारी को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट है तो इसमें ये साक्ष्य की गोपनीयता और साक्ष्य की सुरक्षा, बहुत संरक्षण बहुत आवश्यक होते हैं। फिर है एज द जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी। तो एक अधिवक्ता से हमेशा यही उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जाती है कि वह सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाएगा और उसकी अपनी एक पोजीशन होगी सोसाइटी में, और वो पोजीशन ऐसी होती है जिससे कि सारी समाज जो है फॉलो करता है, जिससे सारा समाज जो है उस पर निर्भर रहता है। आज सही गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ मिसचिफ है, किसी के साथ कुछ भी अन्याय हुआ है, तो उसकी आवाज़ कौन उठाता है, कौन किसके बिहाफ पर एक अधिवक्ता के विश्वास पर हम आगे अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं। तो वो अधिवक्ता यदि अनुकरणीय नहीं होगा, यदि हम उसको फॉलो कर रहे हैं और वो उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि जो कि समाज में गति दे सके, समाज को समृद्धि दे सके और समाज को अच्छी सोच दे सके, तो वह जेंटलमैन कहलाने लायक नहीं होता है। और क्योंकि ये जो वृत्ति है ये समाज से जुड़ी हुई है तो उसको एक जेंटलमैन होना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, वो चाहे तो भी अपनी मनमानी से जीवन नहीं जी सकते हैं। इसी तरह से एक अधिवक्ता भी अपनी मनमानी से जीवन नहीं जी सकता है। फिर आता है कि एज दी कंसल्टेंट ऑफ दी क्लाइंट, या इसे यूँ कहें कि मुवक्किल के परामर्शकर्ता या सलाहकर्ता के रूप में। तो ये भी हमने पढ़ा था कि मुवक्किल के परामर्शकर्ता या सलाहकर्ता के रूप में आर्टिकल 22 में, जिसमें कि हम अपनी पसंद का वकील चुन सकते हैं, जो कि जिससे हम कंसल्ट कर सकते हैं, जो हमें डिफेंड करता है, जिससे हम परामर्श ले सकते हैं। तो ये फ्रीडम भी हमें है, और ये पोजीशन भी एडवोकेट की
क्लियर करता है लीगल पोजीशन कि वो हमारा कंसल्टेंट की तरह भी एक्ट करता है। और इसी को और बेहतर समझाया गया है CPC 1908 के ऑर्डर 6 रूल 15 में, जिसमें ये प्रावधान है कि प्लीडिंग या फिर वाद पत्र या कोई भी लिखित कथन तैयार करते समय अगर उसके पैराओं को सत्यापित करना है या वेरीफाई करना है, या फिर उनके सत्यापन में यह लिखा जाना है कि कौन से पैरा की सत्यता है या वैलिडिटी है, या वो उनसे मिली जानकारी के आधार पर सत्य हैं, तो इन सब साधारणतः इसी तरह से न्यायालय की वाद की सुनवाई का क्षेत्र अधिकार वो अंडर लिमिट तो नहीं है, या अंडर टाइम तो नहीं है, या टाइम पीरियड एक्सीड तो नहीं हो गया है। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कि निर्धारण किया जाता है, और ये परामर्श कौन देता है और इन सब चीज़ों के बारे में सूचना कौन देता है? परामर्शकर्ता, यानी कि एक अधिवक्ता। फिर आता है कि एज द गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि हमने पहले भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देने के लिए एक अधिवक्ता सबसे अच्छा साथी होता है, क्योंकि वही हमें उस रास्ते तक पहुंचाता है जहां यदि हमारे मूल अधिकार, हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो वो हमें उनसे निवारण दिलाता है, और हमें उनका यदि हमारा नुकसान है तो हमें हर्जाना दिलाता है। तो ये एक तरह से कस्टोडियन या गार्जियन की तरह एक्ट करता है, या फिर इसे संरक्षक के रूप में भी कहा जा सकता है। इसके लिए बहुत से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 14 जिसमें विधि का समान संरक्षण है। फिर है आर्टिकल 19 जिसमें कि बहुत सारी फंडामेंटल ये फ्रीडम्स हमें दी गई हैं, विभिन्न स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। फिर है आर्टिकल 21 जिसमें कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 22 जिसमें कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। फिर है आर्टिकल 36 से 51 तक जिसमें कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है जहाँ पर हम रिट्स करके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम वहाँ पर सिक्योरिटी ले सकते हैं, वो हमारे गार्जियन की तरह एक्ट करते हैं, हमें रेमेडीज़ मिलती है वहाँ पर। तो इस तरह से वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। फिर आता है एज द प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ हमें हम इतनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वहीं हमें कुछ राइट्स भी मिलते हैं। राइट्स मिलते हैं, हम प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी की तरह माने जाते हैं, और जब तक हमारा नाम उस नामावली में दर्ज रहता है तब तक हमारी भी एक जगह रहती है, बार काउंसिल में रहती है, बार रूम में रहती है, कोर्ट में रहती है, समाज में रहती है। और इन सब के दौरान अगर अधिवक्ता की अपनी एक कम्युनिटी बनती है, अधिवक्ता वर्ग बनता है, और इस अधिवक्ता वर्ग को समाज के सदस्य के नाते बहुत से विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। जहां वो अपने बहुत से दायित्व निभाता है समाज के प्रति, तो वहीं पर वो कुछ विशेषाधिकार भी अवेल करता है। फिर है एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में एक अधिवक्ता एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक सेतु की तरह काम करता है जुडिशरी और विक्टिम या जो पीड़ित है उसके बीच में, और उस समाज के बीच में जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ़ हुई है वहाँ पर सेतु का काम एक अधिवक्ता ने किया है। और ये सेतु के रूप में एक ऑफिसर के रूप में रिप्रेजेंट करता है कोर्ट को, क्योंकि वो कोर्ट एक नॉन लिविंग पर्सन है। तो कोर्ट को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ थ्रू एडवोकेट। वो एक ऑफिसर की तरह वहाँ पर आता है, कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन करता है, कोर्ट के प्रति जो उसके दायित्व हैं उन्हें निभाता है, और एक ऐसी व्यक्तित्व को एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है जिसमें कि वो ना केवल कोर्ट का ऑफिसर होने के नाते बल्कि समाज का भी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते दोनों में एक तारतम्यता बना करके चलता है। फिर है एज द लीगल सर्वेंट। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि अधिवक्ता का पेशा जो है वो विधिक
विधिक व्यवसाय की जगह विधि सेवा की भावना से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता को राज्य के खर्चे पर किसी निर्धन या ज़रूरतमंद व्यक्ति के प्लीडर नियुक्त किया जाता है, तो वो उस अधिवक्ता को अपनी फीस की बजाय अपनी सेवा के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर उसे पक्षकार की ओर से उससे पैरवी करनी चाहिए। लेकिन हालांकि बहुत कम होता है इस तरह से, पर एक इसीलिए शायद ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि सब में यह भावना इनकलकेट की जा सके कि देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, यदि उनके लिए सेवा करी हमने और उनको मदद पहुंचाई हमने, जो किंचित है, जो कि गरीब है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर सेवा करने का हमें लाभ मिलता है, तो हमें इस समाज के उस गणमान्य वर्ग में होने के नाते हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही से पूर्व की स्थिति और न्यायिक कार्यवाही के बाद की स्थिति में, दोनों में ही एक अधिवक्ता का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है लास्ट, ट्रस्टी। ट्रस्टी या फिर इसे न्यासी के रूप में भी कह सकते हैं। तो ट्रस्टी या न्यासी, जैसा कि शब्द अपने आप बताता है, ट्रस्टी के रूप में वो कार्य करता है। हम अपनी हर चीज़ जो है, एक अधिवक्ता कोई भी कार्यवाही चल रही है तो एक अधिवक्ता को हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी बिलोंगिंग्स और अपने सारे दस्तावेज, सब चीज़ उसको सौंप देते हैं। और इसके अलावा दी गई फ़ीस है, और उसके साथ वो जो हमने दस्तावेज उसे सौंपे उनका दुरुपयोग ना करे, ऐसी हम उससे उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि फिर भी वो हम जो फ़ीस है या हमारे डॉक्यूमेंट्स है या हमारी जो डिफेंड और प्लीडिंग का कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कि लीक कर देने से हमारा केस कमज़ोर हो सकता है, अगर वो इस तरह की कोई ब्रीच करता है, जिसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, तो आईपीसी की 1860 की धारा 405 के अंतर्गत हम उस पर केस भी कर सकते हैं। तो एक अधिवक्ता से उम्मीद की जाती है कि वो ना केवल हमें न्याय दिलाए, बल्कि हमारे विश्वास को भी कभी भंग ना करे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक एडवोकेट की विधिक स्थिति समझाते हैं। और इन्हीं के साथ हमें ये पता पड़ता है कि एक बार काउंसिल विधिज्ञ परिषद की विधिक स्थिति क्या होती है और एक अधिवक्ता की विधिक स्थिति क्या होती है, जो कि हम एक आम तौर पर एक बहुत ही सरल भाषा में इसमें बताई गई।